हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 साइंस एनसीईआरटी में हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और ये किस कारण होता है। उसके बाद डिफॉरेस्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन होता है क्या। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो जंगलों में जो पेड़ पौधे और वहां पे जीव जंतुओं का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, उस कंजर्वेशन करने के लिए जो है हम लोग क्या क्या करते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, फ्लोरा और फ्यूमा का प्रिजर्वेशन, मतलब फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे और फ्यूमा का मतलब होता है जीव जंतुओं का। इंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने वाले हैं या खत्म हो सकते हैं, उनको इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या है, माइग्रेशंस क्या होते हैं, फिर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो हम प्लांट्स और एनिमल का बचाव कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, यही सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस होगी। लेट्स बिगिन। यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के यहाँ फिगर दिए हैं, थोड़ा सा हम उस पर डालते हैं। ये क्या है, वी नो दैट लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यहाँ पे देखिए बस एक आपको दिखाने के लिए कि किस तरह, देखिए इस तरह का एक प्लांट है, बरसात में दिखता है। ये देखिए फॉक्स है, ये है सीप वगैरह है, तमाम छोटी छोटी चीजें हैं इस तरह के, ये छोटे छोटे जानवर हैं, तमाम दिखाए गए। ये कई तरह से कैक्टस के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, बोनसाइज हैं जो गार्डन वगैरह में लगाते हैं, ये और भी जंगली चीजें हैं, काई वगैरह है, ये सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं। अब हम लोग डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को काटना। फॉरेस्ट यहां पे क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट का काटना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट को काटना, रिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ पौधों को, जंगलों को लगाना। तो द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस इज टर्म एज डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे फिगर दिखाया गया कि यहाँ कुछ काफी पेड़ बचे हैं, काफी काट दिए गए हैं, तो यही जंगलों को काटना, फॉरेस्ट मतलब जंगल साफ करना और उसकी जमीन का दूसरे पर्पसेस में यूज करना। जमीन काट, हम फॉरेस्ट काटते क्यों है, क्योंकि हमें लकड़ियों की जरूरत होती है और जमीन की जरूरत होती है, तो और उस लकड़ी का भी हम यूज करते हैं और जमीन का भी यूज करते हैं। लकड़ी का यूज जलाने में हो सकता है, फर्नीचर बनाने में हो सकता है और दूसरे इंडस्ट्री में हो सकता है। जमीन का यूज घर बनाने में हो सकता है, खेती करने में होता है, फैक्ट्री लगाने में होता है, माइनिंग वगैरह करने में होता है, तमाम तरह की यूज है, वेरियस यूजेस ऑफ लैंड्स हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल थ्रेट टू मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके कारण क्या होता है कि बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब वहां पे रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के सर्वाइवल मतलब उनके रहने के लिए नुकसानदायक होता है, थ्रेट होता है, क्योंकि जब ये कट जाएंगे तो वहां रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, उसकी तमाम तरह की जातियां जो है विलुप्त हो जाएंगी। जैसे कि हम एर्लियर चैप्टर में दिखाया, छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे फूल, घास, ये सारी चीजें जंगल कटने के बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ के साथ साथ ये छोटे छोटे जीव जंतु जो है उसी के साथ खत्म हो जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने वो डायग्राम दिखाया था, जिससे आपको लगे कि हाँ ये सारी चीजें भी होती है। इस बड़े बड़े पेड़ के अलावा भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो जंगलों में इस पेड़ों के साथ रहते हैं। जंगल खत्म होते तो ये खत्म हो जाते हैं जीव, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते। अगर चले जाए, माइग्रेट हो जाए तो कुछ बच जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों को काटना
और वहां से उसकी लकड़ियों और जमीन का दूसरे पर्पस के लिए यूज ना, काट के फिर से वहां जंगल लगाएंगे तो बात अलग है। कभी कभी पुराने जंगल हो जाते हैं, वहां पेड़ पौधे काफी पुराने, वो काट के उसको यूज कर लिया जाता है और वहां से फिर से जंगल लगा दिए जाते हैं, तो उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जो कि हम लोग करते हैं। तब तो वहां पे दिक्कत नहीं, उस जमीन की जगह फिर से जंगल लगा दिए जाएंगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन उस जमीन का जंगल के अलावा दूसरे चीजों में यूज कर लेना, ये पूरा टर्म जो है काटना और उस जमीन को फिर से दूसरे कामों में यूज कर लेना इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। कासेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन की काम क्या है? रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, शहरों का विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, जो आपकी पॉपुलेशन है, इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक, पॉपुलेशन जो है आपका बढ़ रहा है, इसके कारण ऐसे होते हैं। रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पस, हमको ज्यादा जनसंख्या है तो उनको खिलाने के लिए हमको ढेर सारे जो है ग्रेन्स चाहिए, अन्न चाहिए, उसके लिए हमको जमीन चाहिए, तो उसके लिए भी बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के लिए हमको ज्यादा जमीन चाहिए, इसलिए हमको जंगलों का कटाव करना पड़ रहा है। फ्यूल रिक्वायरमेंट, ईंधन के लिए चाहिए, सेटिंग अप इंडस्ट्री के लिए चाहिए, मेकिंग फर्नीचर, लकड़ियों के लिए फर्नीचर चाहिए, मोर एवर नेचुरल कासेस लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रथ एक्सेट्रा आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। इन सब के अलावा नेचुरल, कभी जंगलों में आग लग जाए, क्या कहते हैं, सूखा पड़ जाए, इन सब के कारण भी जंगल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल कास होते हैं और फर्नीचर वगैरह के लिए जो जंगल काटे जाते हैं उसको हम फिर से लगा सकते हैं, वहां से फिर से दोबारा आ सकता है। सूखा पड़ गया तो वहां पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, पानी वहां अगर अवेलेबल करा लें, पानी को सही तरीके से कंजर्वेशन करें तो वहां जंगल फिर से आ जाते हैं। लेकिन अगर उसको उसके लैंड को डाइवर्ट कर दिया जाए, उसको जंगल के अलावा दूसरे पर्पस में यूज कर लिया जाए तो फिर से वहां पे जंगल लगाना संभव नहीं हो पाता। और इन सब का मेन एक कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके कारण हमारे रिसोर्सेज की हमको ज्यादा जरूरत पड़ रही है, इसलिए जंगल। तो मेन काज जो है आपका जो है रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कंट्री, हर जगह जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे देश की भी जनसंख्या बढ़ रही है और जगह भी जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए हमको अब डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाएगा तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा? अभी तो हमने देखा डिफॉरेस्टेशन करते क्या है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये सारे चीजें हो गई तो हमारे नुकसान क्या है? व्हाट इज कंसिक्वेंस? इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर एंड पॉपुलेशन लिमिट। तो सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट का क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है? पोल्यूशन लेवल क्यों बढ़ रहा है? देखिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो क्या है, ठंडा देते हैं, क्योंकि उनके पास जो है मॉइस्चर अपने रिटेन करने के लिए, और क्या कहते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उनको लेके वो खाना बनाने का काम करते हैं, और उसके बदले में क्या देते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इसके कारण जो है हमारे जो इन्वायरमेंट हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने का भी काम करते हैं। तो इसलिए जो है ये टेम्परेचर, अगर पेड़ कटते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है और पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, हमारे जमीन में जो पानी का जो है खत्म होता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो है अगर नीचे से पानी लेती भी है तो उनको सोख के नीचे डालने का भी काम करती है। डिक्रीज इन रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो इसके कारण जमीन पानी कम बारिश होती है और जमीन की जो है उर्वरक शक्ति कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधों से निकलने वाले जो लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, और उस पे जो डिपेंड है उस क्या है, वो जमीन को फर्टाइल बनाते हैं, वो सड़ के उसमें खाद बनाने का भी काम करते हैं। इंक्रीज इन नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड, ड्रफ, इनके कारण जो है फ्लड और ड्रफ आता है, सूखा और बाढ़ आता है। डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल, हमने जैसे बता दिया, इनके कारण जो है क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं,
इन्फिल्ट्रेशन का मतलब इनके जड़ों के द्वारा धीरे धीरे पानी जमीन के नीचे जाता है। अगर पेड़ कटते हैं तो ये कम हो जाता है, जिससे हमारे जमीन में पानी की मात्रा कम होती है। ये सारे नुकसान है। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट का मतलब उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कमी हो जाती है, उसमें मैन्योर कमी हो जाती है डिफॉरेस्टेशन के कारण। तो ये सारे कुछ उसके नुकसान हैं। इसके अलावा एक टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ना। ये डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्री दैट विल लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन होता है, हमने पहले भी बताया कि पेड़ पौधे जो है इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्व करने वाले लोग नहीं रहेंगे, जिससे और कार्बन डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा रहता है तो वो क्या करता है कि हमारे सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है, उनको धरती पे आने तो देता है, लेकिन धरती से कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पे CO2 इन्वायरमेंट में है, ये क्लाउड है और ये अगर सन है, ठीक है, अगर यहाँ पे सन है तो यहाँ से आने वाली जो रेज है जमीन पे आती हैं, आने के बाद यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये लौटती भी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ऊपर से आने वाली जो रेज है उनको तो आने देते हैं कि जैसे ही वो जमीन पे या इससे रिफ्लेक्ट होती है सन की लाइटें, तो ये इनकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। टर्म है वेवलेंथ बढ़ जाती है। इस वेवलेंथ बढ़ने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होते हैं वह उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनमें उनसे वो बाहर जा नहीं पाते। तो ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं इन्वायरमेंट में रुक जाती हैं, रुक जाने के कारण इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो दैट इज द मैकेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड के जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे धरती से टकराने वाले, जिसको टेरेस्ट्रियल रेस कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेस मतलब ऐसी रेस जो जमीन से टकरा के फिर आसमान में लौटती है, उन्हें टेरेस्ट्रियल रेस कहते हैं। सन की रेस जाते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड के जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनको उतने ज्यादा जो है कैप्चर करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा। यही यहाँ पे दिखाया गया है। ये यहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब देखिए धरती को जो है स्टोव जैसा गर्म करने का ये काम कर देता है, ठीक है। तो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप, यहाँ लिखा है ट्रैप द हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर सरफेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो हीट ट्रैप कर लेते हैं जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है। एंड दिस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ एंड इट विल डिस्टर्ब द वाटर साइकिल टू एंड मे रिड्यूस रेनफॉल दिस कास्ट अर्थ। कहने का मतलब इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? ये वाटर साइकिल का मतलब कि पानी ऊपर से आता है, फिर वेपराइज होके ऊपर फिर चला जाता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड बनने के बाद बारिश होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा रहते हैं तो ये भी आपका एनर्जी साइकिल और वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे बादल बनने में दिक्कत होती है। जब बादल कम बनते हैं तो इससे पानी जो है रेनफॉल कम होता है। जब रेनफॉल कम होगा तो क्या सूखा आ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण है? एक तो हीट बढ़ती है, ठीक है, रेनफॉल कम हो जाती है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण क्या है? ड्रथ आता है, सूखा पड़ता है। ड्रथ का मतलब सूखा हुआ। तो हीट इंक्रीज होती है, रेनफॉल डिक्रीज होती है और सूखा आता है। तो ये सारे तीनों चीजें जो मिला के क्या है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। डेसर्टिफिकेशन क्या था? जमीन का जो है सूखा बढ़ना, मरुस्थल होना, ठीक है। डिजर्ट मतलब मरुस्थल, जहां पे कुछ पैदा नहीं होता। डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। हमने पहले भी बताया कि डिफॉरेस्टेशन क्या है? सॉइल की प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसमें कंपोनेंट बदल जाते हैं, क्योंकि
लेजर नंबर ऑफ ट्री विल रिजल्ट इनटू मोर सॉइल इरोशन। एक वर्ड है सॉइल इरोशन, मिट्टी का कटाव। क्योंकि पेड़ पौधे, छोटे छोटे घासें जो हैं जमीन का क्या है, जमीन को पकड़ के रखती है, जमीन को पकड़ रखती है। बारिश होती है, बारिश के साथ फिर मिट्टी को बहने नहीं देती। लेकिन जब वहां पे सूखा पड़ेगा और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश अगर हुई भी तो वो मिट्टी बहा ले जाती है। मिट्टी जब बहा ले जाती तो मिट्टी के जो ऊपर के तत्व होते हैं वहीं पे ज्यादा पोषक तत्व, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह के लिए सही होता है, और मैन्योर प्रदान देते हैं। तो अगर जमीन में पेड़ पौधे नहीं है, घास नहीं है, तो वो बारिश के समय वो मिट्टियां कट जाती है। उसी की मिट्टी को कटाव क्या सॉइल इरोशन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विल रिजल्ट इनटू द हार्ड रॉकी लेयर विच इज लेस फर्टाइल। तो कहने का मतलब ऊपर की जो सॉफ्ट लेयर जमीन की चली जाएगी तो नीचे की जो कठोर मिट्टियां हैं वो लेस फर्टाइल है, मतलब उसमें ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है, वो ज्यादा एग्रीकल्चर के फायदेमंद नहीं होते। एंड ह्यूमस मतलब उसमें जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के जो सड़े गले चीजें होती हैं वो नहीं रहती, नहीं, क्योंकि वही खाद का काम करती, वही मैन्योर का काम करती है, वही फर्टिलाइजर का काम करती हैं, जो पेड़ पौधों को अच्छे एग्रीकल्चर के लिए उगने का और उनको बढ़ने का काम करते हैं, वो खत्म हो जाती। इवेंचुअली द फर्टाइल लैंड विल बी कन्वर्ट इनटू डेजर्ट। और धीरे धीरे ये फर्टाइल लैंड जो है ये क्या इसमें डेजर्ट में बंजर बन जाती है। ठीक है, सच प्रोसेस इज नोन एज डिजर्टिफिकेशन। तो जमीन का जो है, अच्छी जमीन का डेजर्ट में बदलना ही इज डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, एक नया कंसेप्ट है, आप लोग इसके पहले भी सुने हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, सिस्टम, यहाँ देखिए दो वर्ड है इकोसिस्टम में, एक इको है, दूसरा सिस्टम है। सो इसमें इको प्लस सिस्टम, इको का मतलब इकोलॉजी से आता है। इकोलॉजी मतलब ऐसा चारों तरफ के एनवायरनमेंट जहां पेड़ पौधे हों, और वो जीव जंतु पेड़ पौधे मतलब नेचुरल जो चीजें होती प्रकृति में, जो हमारे एनवायरनमेंट के आसपास होती हैं, उन्हीं का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उन्हीं को इकोसिस्टम कहते हैं। इट इज अ सिस्टम, क्या है इकोसिस्टम, क्या है, इट इज ए सिस्टम that comprise all plant, animal and microorganism dwelling in a particular area along with non-living things like air, water, soil। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं कि ऐसा एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पर क्या है, आपके पास प्लांट भी हैं, एनिमल भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है, लिविंग वाले हैं ये। फिर क्या है, वहां पे एयर भी हो, वाटर भी हो, और सॉइल, ये क्या है, नॉन लिविंग वाले हैं। ऐसा एरिया जहां पर ये सारी चीजें हों, उस एरिया को इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे दिखाया गया है, यहां पे देखिए क्या है, पानी है, घास है, पेड़ पौधे, जानवर, घर है, मिट्टी है, ठीक, सनलाइट है, सब चीज है। इस पूरे एरिया को, इसको एक इकोसिस्टम बोल देते हैं। ठीक, देयर इज अ इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज में स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट फॉर पर्पस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। कहने का मतलब इस सिस्टम में सबको बराबर वैल्यू दी जाती है, ऐसा नहीं कि किसी को इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस सिस्टम में सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। एवरी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हैज देयर ओन रोल। तो ये सारी चीजों का अपना रोल है, ये अपने रोल प्ले करते हैं, दैट इज, इसीलिए इनको इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की अगर कोई एक जगह अगर आपको दिखती है तो इसी को क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, ये क्या चीज होती है, इट रिफर टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ
देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ इन्वायरमेंट। तो जमीन पे, किसी जमीन पर डिफरेंट तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं, और उनका आपस में एक दूसरे से जो रिलेशन होता है आपस में और इन्वायरमेंट से, सम ऑफ द वेल नोन, उन्हीं को क्या है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब ऐसी जगह जहां पे डिफरेंट तरह के जीव जंतु एक साथ मिल जाते हैं। जैसे हमारे भारत में समुद्र के किनारे की जो जगह हैं, जहाँ घने जंगल हैं, जहाँ नदियाँ हैं, वहाँ पे क्या है कि तमाम तरह की बायो लिविंग चीजें रहती हैं, उन्हीं को क्या है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब अलग, विभिन्न चीजें, बायो मतलब जो लिविंग चीजें होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायो कह सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कहते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब उनका विभिन्न तरह का, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्न तरह की चीजें होती हैं। सम ऑफ द वेल नोन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ऐसा एरिया जहां भारत हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसे विशेष एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दे दिया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी जगहों को नाम दिया जाता है जहां अनेक तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं। इंडिया में ऐसे कई तरह के बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से एक नीलगिरी है। नीलगिरी साउथ इंडिया में पड़ता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब के एरिया में ये स्थित है नीलगिरी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहाँ पे कर्नाटका कहा गया है, लेकिन वो तीनों जगह पे मिलता है, ठीक है। फिर एक है सुंदरबन। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब काफी बड़ा, क्योंकि एक छोटी जगह नहीं होती कि कुछ किलोमीटर में, कई हजारों किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र होता है, इसीलिए उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। वहां पे जैसे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा फिर कहाँ है? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक जगह है, वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सारी चीजें हैं, और उन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व में भी नेशनल पार्क भी होते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एरिया है, और वहां पे क्या मिलता है? बायोडाइवर्सिटी मिलती है, विभिन्न तरह की चीजें मिलती है। यही इन दोनों में ये मिलता है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है कि ऐसी जगह जो है, इट रिफर टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। तो यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी जमीन पे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे विभिन्न तरह के, देखिए इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जैसा ही ये चीजें होती हैं। इकोसिस्टम छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बायोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया होता है। इकोसिस्टम एक तालाब के आसपास का इलाका भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, एक समुद्र भी इकोसिस्टम होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व हमेशा बड़ा ही एरिया होता है, बायोडाइवर्सिटी वहीं पे मिलती है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी कई है, हमने जैसे बता दिया कि आपका जो है नीलगिरी है, नीलगिरी साउथ इंडिया में पड़ता है। कर्नाटका कहा गया, लेकिन वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों जगह में पाया जाता है। तीनों जगह का काफी बड़ा एरिया है जहाँ पे आपका नीलगिरी एरिया पड़ता है। और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पंचमढ़ी आपका जो है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, वहां पे एक नेशनल पार्क भी होता है, और जिसका नाम है वन नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है नेम बोरी एंड पंचमढ़ी। तो अब वही हम लोग देखेंगे कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये सारे को आगे हम लोग और एलोबोरेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया, ये वाला एरिया एक नक्शे में दिखाया गया, मध्य प्रदेश का है। तो पंचमढ़ी वाला इलाका दिखाया गया है, ये पूरा इलाका पंचमढ़ी का, ये तो यही दिखाया गया है कि पंचमढ़ी में नेशनल पार्क भी है, ये यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया में ही होता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब क्या है,
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है और बर्ड सेंचुरीज हैं। ये जो एरिया है, छोटे बड़े एरिया को हम उसको प्रिजर्व करते हैं, ताकि उसको नोटिफाई कर देते हैं, बता देते हैं कि ये एरिया इतना है। तो इससे क्या है, उसकी वहां पे रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों की सुरक्षा की जा सके। उसका फायदा क्या होता है कि उसकी पेड़ पौधों को काटना वहां रोक दिया जाता है। वहां न काटते हैं, घर बना लेंगे इंडस्ट्री के लिए, वो उसको सुरक्षित कर दिया जाता है कि फ्यूचर में यहाँ कोई कटाई उटाई नहीं होगी। बस इसी पर्पस के लिए ये सब किया जाता है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड मेनी रूल मेथड एंड पॉलिसी। तो इन सब को बचाने के लिए सरकार जो है कई रूल है और कई तरीके और कई नीतियां लेके आती हैं। एमंगस्ट मेनी स्टेप एरिया कार्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन मार्क्ड Where activities like plantation, cultivation, grazing, hunting, poaching are prohibited। तो कहने का मतलब ऐसे एरिया सरकार उसको नोटिफाई कर देती है, कहती है कि ये सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ बाहर के लोगों को कोई एक्टिविटी नहीं, कोई वहाँ पे खेती बाड़ी करने से मना कर दिया जाता है, जानवरों को वहाँ पे ले जाने से मना कर दिया, वहाँ के जीव जंतुओं को मारने से, हंटिंग मतलब पोर्चिंग मतलब शिकार वगैरह करने से एकदम रोक दिया जाता है। अगर कोई करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, सजा होती है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कई सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे सेंचुरी देयर आर प्लेस वेयर एनिमल एंड देयर हैबिटेट आर सेफ फ्रॉम द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस विथ वेरी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। सेंचुरीज ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल और तमाम पेड़ पौधों को सेफ रखा जाता है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस बाहर से आने वालों को रोका जाता है या बहुत कम वहां आने जाने दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सम ऑफ द वेल नोन सेंचुरी, कैसी ऐसी सेंचुरीज क्या है इन इंडिया। इंडिया में क्या, कार्बन नेशनल पार्क, कार्बन नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। याद रखिए कि कभी कभी जगह पूछ लिया जाता है। उसके बाद सेंचुरी के बाद बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, देयर आर प्लेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल, प्लांट, ट्रेडिशनल लाइफ हैबिटेट। देखिए सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ा देखिए क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर बायोस्फीयर रिजर्व, फिर नेशनल पार्क। तो ये तीनों अलग अलग टर्म है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क छोटे एरिया होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, वहां पे अगर आदिवासी या वहां पे रहने वाले, जो आदिवासी का मतलब इन द सेंस कि वहां पे जो बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, हजारों साल से वहाँ की जो लोग रह रहे हैं, उन्हीं को पेड़ पौधों के साथ रहते। तो बायोस्फीयर रिजर्व में अलाउ रहता है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु हैं, वहाँ पे रहने वाली जो जनजातियां, उनको भी वहीं रहने दिया जाता, उनको हटाया नहीं जाता। लेकिन बात नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा सा ये चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती। तो यहाँ पे नेचुरली वहाँ पे जो रोग पेड़ पौधे जीव जंतु हैं सब, उनको नेचुरली उनको प्रिजर्व किया जाता है, वहां बाहरी डिस्टरबेंस नहीं होने दिया जाता, बाहर जाके ये सबको रोका जाता है, ताकि वो जैसे है पहले से है वो वैसे ही रहे। इसका ये पर्पस होता है। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ पार्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं कि ये अंतर होता है। स्पीसीज एक टर्म है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीसीज ह्यूमन स्पीसीज है, तो ऐसे ग्रुप होती है ऑर्गेनिज्म जो आपस में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू इन्फेंट एंड ऑफ सेम काइंड एंड नॉट ऑफ अदर काइंड। द ऑर्गेनिज्म विल पोजेस द सेम कैरेक्टर्स। तो स्पीसीज क्या है, एक ही तरह जैसे ह्यूमन स्पीसीज है, तो उसी तरह के एनिमल की भी डिफरेंट तरह के एनिमलों की अपनी स्पीसीज होती हैं। वो स्पीसीज में क्या होता है, वो
मेल और फीमेल भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं और आपस में वो ग्रोथ भी करते हैं। तो उन्हीं को पूरे तीनों को मिला के मेल फीमेल किसी मेल फीमेल चाइल्ड, इन सबको मिला के किसी को स्पीसीज बोलते हैं, स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरब्रीडिंग मतलब आपस में वो ग्रोथ करें, नए वंश को बर्थ दें। फ्लोरा एंड फ्यूमा क्या होता है? फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे, फ्यूमा का मतलब जीव जंतु। वैरायटीज ऑफ पेड़ पौधों को फ्लोरा बोलते हैं। द प्लांट ऑफ पार्टिकुलर रीजन और एरिया आर टर्म एज फ्लोरा। प्लांट्स, ठीक है, फ्लोरा का मतलब है किसी रीजन का जो है पूरे प्लांट पौधों के ग्रुप को फ्लोरा बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा इंक्लूड साल, कोरल, टीक, मैंगो, जामुन। किसी जगह पे, एक जगह पे जितने प्लांट्सों के ग्रुप को फ्लोरा बोलते हैं और किसी एक पार्टिकुलर जगह पे एनिमल ऑफ पार्टिकुलर रीजन आर टर्म एज फ्यूमा। तो वहां पे इकट्ठे सारे जो जीव जंतु होते हैं उनको फ्यूमा बोलते हैं, सारे जानवर एक साथ को फ्यूमा बोलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? जो खत्म होने के, जिनके चांसेस हैं कि वो खत्म हो जाएंगे। दीज आर द स्पीसीज विच आर कंप्लीटली कन्फाइंड इन पार्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एंडेमिक स्पीसीज क्या है कि एक ही जगह पे मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में या ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, लेकिन उनकी और ज्यादा जगह पे नहीं प्रेजेंस है, तो उनको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। एनी एनिमल और प्लांट कुड बी एंडेमिक टू एन एरिया, ए स्टेट आर कंटिन्यू। तो कोई भी स्पीसीज, जो हमने स्पीसीज इसलिए टर्म किया था क्योंकि बताया था कि स्पीसीज चाहे एनिमल और प्लांट है, किसी एक जगह पे जो है वो खत्म हो सकते हैं या बहुत कम हो सकते हैं। तो वो एक पार्टिकुलर जगह पे हो सकते हैं और एक पार्टिकुलर एरिया में हो सकते हैं। इफ एनी डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस एट सच हैबिटेट देन इट कुड अफेक्ट देयर पॉपुलेशन एंड कुड आल्सो इंडेंजर द इंटायर स्पीसीज एक्सटिंक्शन। तो कहने का मतलब किसी अगर एक एरिया में अगर कुछ पार्टिकुलर स्पीसीज हैं, अगर वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ के पेड़ पौधों को काटा जाता है, तो वहाँ पे वो जो स्पीसीज है खत्म हो सकती, पूरी खत्म, इंटायर एक्सटिंक्ट होने, टोटली खत्म हो, विलुप्त हो सकती। एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज ट्री लाइक साल, वाइल्ड मैंगो। एनिमल्स क्या है? बीसन, इंडियन गेंड, स्क्वेरल, विच आर फाउंड ओनली इन पंचमढ़ी रिजर्व। तो क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही ये मिलते हैं और कहीं पे नहीं मिलते। देखिए गेंड स्क्वेरल की है, वाइल्ड मैंगो ट्री है, ये सारे सिर्फ पंचमढ़ी में मिलते हैं। अगर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को नुकसान पहुंचता है तो ये खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। दीज आर एरिया रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन एंड गिविंग सुटेबल लिविंग कंडीशन टू एनिमल। तो ये रिजर्व होता है प्रोटेक्शन करने के लिए। कोई अगर वहां पे कोई पार्टिकुलर जानवर है और वो एंडेमिक जानवर है, एंडेमिक स्पीसीज है, खत्म हो रहा है, तो उस पार्टिकुलर एरिया को हम रिजर्व कर देते हैं। एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग, ये सारे वहां पे एकदम से बंद कर दिए जाते हैं। सेंचुरी हैव गिवन प्रोटेक्शन टू मेनी इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोर्स। ये सारे चीजों को बचाने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंचुरी बना दी जाती है। इंडियन सेंचुरी हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेबर फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट इन बसेस लैंड इन डेल्टा बिग रिवर्स। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए अलग अलग जगह पे बनाई जाती है और ये काफी बड़ी जगहों पे हैं, बहुत वहां पे कई तरह के जीव जंतुएं हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ। अब नेशनल पार्क क्या होता है? थोड़ा सा ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड जगह होती है। दीज आर प्लेस वेयर एनिमल कैन यूज देयर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स फ्रीली। सम ऑफ द वेल नोन सेंचुरी इन इंडिया
आर भरतपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटका, केवलादेवी नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क क्या ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड जगह है। देखिए सेंचुरी वगैरह में थोड़ा सा होता है, बायोस्फीयर में थोड़ा सा, नेशनल पार्क में एकदम रिस्ट्रिक्ट, जानवरों को वहां ले जाना भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, बाहरी जानवरों को आप ले भी नहीं जा सकते। सबसे रिस्ट्रिक्टेड प्लेस नेशनल पार्क होते हैं, क्योंकि वहां पे जो इंडेंजर स्पीसीज हैं उनको बचाया जाता है, क्योंकि वहां पे एकदम खतरा होता है। जैसे कहीं पे शेर रखा गया है, चीते रखे गए हैं, ये सारी चीजें बहुत कम है, तो उन सब जगहों को नेशनल पार्क कर दिया। जैसे इंडिया में बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, ठीक है। सो बांदीपुर, ऐसे बहुत है नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, केवला देवी, ठीक है, केवला देवी जो है, केवला देवी नेशनल पार्क राजस्थान में है। यहाँ पे देखिए कई दिखाया गया, कई एरिया दिखाया गया। ये क्या है? ये गुजरात वाला एरिया यहाँ पे दिखा दिया गया नक्शे में। गुजरात वाला एरिया है, मध्य प्रदेश गुजरात में है। यहाँ पे आपको कच्छ, रण ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क, जहाँ शेर है, शेर को रखा, लायन को रखा जाए। सिर्फ भारत में यहीं पर एक लायन मिलता है, ठीक। ये गुजरात का है, सिर्फ यहीं पे लायन मिलता है और कहीं। एक बर्ड सेंचुरी है, ये गुजरात का इलाका दिखाया गया है। गिर नेशनल पार्क एंड नेल सर्वाइव बर्ड सेंचुरी, एक एग्जाम्पल दिया गया इसी तरह का है। अभी हमने पंचमढ़ी वाला इलाका दिखाया था। पूरे भारत का नक्शा अगर देखते हैं तो वहां पे ढेर सारे दिख जाएंगे। नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क, दीज आर द रिजर्व दैट आर लार्ज, डाइवर्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटायर इकोसिस्टम। यहाँ पे जो भी चीजें हैं सबको प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए। दे प्रेजेंट प्लांट, एनिमल, लैंड, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी वाला इलाका में हमने दिखाया था। इट इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन teak is found in this forest. Moreover, rock shelter are also found in this park. There are prehistoric things found in park showing existence of human and their forest and giving idea about the primitive people. Even rock painting have been found in this place. These figures include animal and man fighting, hunting, dancing and playing instrument. An initiative, Project Tiger, was launched by the government to protect the tiger in this space. The main aim behind this project was to increase the tiger population of the country. In earlier time, animals like lion, elephant, wild buffalo were also found in reserve forest. तो कहने के बाद जो सतपुड़ा नेशनल पार्क का एक एग्जाम्पल लिया है कि ये भारत का पहला फॉरेस्ट रिजर्व बनाया गया था। और वहां पे क्या है? सिर्फ पेड़ पौधे, जीव जंतु नहीं है, वहां पे हिस्टोरिकल है। पुराने समय से, आदि काल से जो वहां पे लोग रह रहे थे, उनके द्वारा छोड़े गए, उनके द्वारा जो पहाड़ों पे पेंटिंग है, उनके द्वारा जो हथियार थे, औजार थे जो यूज करते, तो उसके भी वहां पे अवशेष मिले हैं, रेजिडुअल वहां पे मिले हैं। इसलिए उसको प्रिजर्व किया हिस्टोरिकल स्टडी के लिए कि वहां पे जो ह्यूमन कैसे हुआ, कैसे सर्वाइव, कितने साल पहले था। भीमबेटका वगैरह वहां पे है, ठीक है। तो ये सारे भीमबेटका गुफा है, बहुत आदिकाल से, बहुत कई हजारों साल पुराने वहां पे अवशेष मिले हैं इन्हें। तो इसलिए ऐसी जगहों को प्रिजर्व कर दिया जाता है, क्योंकि वहां ह्यूमन एक्टिविटी को रोक दिया जाता है, क्योंकि वो जाके उसको डिस्ट्रॉय ना करें। और उसी में प्रोजेक्ट टाइगर, हमारे देश में टाइगर विलुप्त हो गया है, तो बहुत कम मात्रा में है। देखिए चीता खत्म हो गए थे, एकदम से खत्म हो गया। भाई चीता भारत में लाया गया है दूसरे देश से, इसलिए टाइगर को बचाने के लिए उसको प्रिजर्व किया गया है। तो उसी को प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब ऐसी जगह जहां पे टाइगर की जनसंख्या थोड़ा बहुत बची है, उन्हीं को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उसके लिए अलग से फंड और पैसा दिया जाता है, उसी को प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। इंडेंजर स्पीसीज, इंडेमिक, इंडेंजर क्या है? ऐसी स्पीसीज जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत खत्म नहीं हुई, काफी भी मात्रा में है, लेकिन
पहले से कम हो रही, सपोज करें अभी 1000 है तो अभी 900 पहुंच गई या 950 पहुंच गई, इसी को क्या है तो ऐसी स्पीसीज को इंडेंजर स्पीसीज कहा जाता है और इनको बचाना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में 150 साल में खत्म हो जाएंगे। ठीक है। द एनिमल स्मॉल इन साइज आर मोर लाइकली टू बिकम इंडेंजर देन बिगर, तो जो छोटे छोटे जानवर हैं उनको खत्म होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। सम एंडेमिक एनिमल क्या है, स्नो लेओपार्ड। ठीक है, ये कहां पे, लद्दाख वगैरह में मिलते हैं। गैंड पांडा, ठीक है, ये सब भी मिलते हैं। और हुपिंग क्रेन, ये सारे हैं। ये सब क्या है, इंडेंजर एनिमल है, इनकी जनसंख्या पहले से कम हो रही है, खत्म नहीं हुई है। रेड डाटा बुक क्या होता है, ये एक किताब है, इसको जो है एक बुक होती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे ये बताया जाए। इसमें क्या होता है कि सारे जो जीव जंतु हैं उनको रखा जाता है, कई कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, कि उसी को जो विलुप्त हो रहे हैं या कम हो रहे हैं उन्हीं को रखा जाए। रेड डाटा मतलब खतरा बताता है कि ये सारे जानवरों को ज्यादा आप ध्यान दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये किताब होती है। इट इज अ बुक विच हैज लिस्ट ऑफ ऑल इंडेंजर्स प्लांट एंड एनिमल, जो इंडेंजर प्लांट एंड एनिमल है उनकी लिस्ट है। द बुक फॉर प्लांट एनिमल अदर स्पीसीज आर ऑल इंडिविजुअल, तो इस किताब में अलग अलग जगह एक है, उसी को रेड बुक कहते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह को आना जाना। इट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल बर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर क्लाइमेट, ब्रीडिंग प्लेस एंड फूड। हमारे इंडिया में जब बहुत ठंडी पड़ती है, दूसरे देशों में बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहां से कई तरह के पक्षियां जो हैं माइग्रेट होकर वहां से उड़ के यहाँ आ जाते हैं। जैसे भरतपुर सेंचुरी और क्या कहते हैं राजस्थान में है, वहां पे साइबेरियन बर्ड आती है। साइबेरियन के रसिया में जगह है, वहां से क्रेन होती है, साइबेरियन क्रेन आती है, क्योंकि बहुत ठंडी वहां पे काफी माइनस में टेम्परेचर ठंडियों में हो जाता है, तो उड़ के यहाँ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे वहां की अपेक्षा कम टेम्परेचर रहता है। और वहां आती हैं और वहां आने के बाद जो है वहां पे बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद वो बच्चे बड़े होते हैं, उनको लेके चले जाते हैं। ठीक है, यही है। देयर आर मेनी बर्ड दैट माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अर्थ टू अनदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मेनली फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। दे नीड सुटेबल क्लाइमेट फॉर रेयरिंग देयर यंग वंस। तो यही है, रेयरिंग यंग वंस मतलब वो जो छोटे बच्चे उनके पैदा होते हैं उनको बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कभी यहाँ पे ये जो एरिया है ऊपर का, ये जो ऊपर का एरिया होता है बहुत ठंडा हो जाता है, ये बहुत ठंडा हो जाता है। तो ठंडियों में यहाँ से जो पक्षियाँ लौट के ये सब ठंडे थोड़ा सा कम गर्म वाले क्षेत्रों में आती, यही दिखा रहा। इसी को माइग्रेशन कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आना माइग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिसाइकलिंग का पेपर क्या है। पेपर जो हम लोग यूज करते हैं, हमारे आसपास जो पेपर यूज होता है, वो यूज होने के बाद हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तमाम यूज होने के बाद जो खराब हो जाते हैं तो उनको इकट्ठा करके फिर से पेपर बनाना है या दूसरे कामों में यूज करना ही रिसाइकलिंग का पेपर कहलाता है। वन ऑफ द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन मैन्युफैक्चरिंग का पेपर, तो जंगल काटने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों को जो है पेपर बनाते हैं, उसकी लकड़ी से, पेड़ों की लकड़ियों से पेपर बनाते हैं। तो अगर हम जो पेपर वेस्ट करने की वजह उनको फिर से यूज करें तो क्या होगा, कम जंगल काटने पड़ेंगे। तो रिमेंबर लॉट ऑफ हार्मफुल केमिकल आर यूटिलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पेपर। इट टेक 17 फुल ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो 1 टन पेपर बनाने के लिए क्या होता है, 17 बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है। इट इज एडवाइजेबल टू सेव, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इसलिए कहा जाता है पेपरों को ठीक से यूज करिए, उनको फिर से यूज करिए और रिसाइकलिंग करिए। पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम फॉर यूज। तो यही कह रहा है कि पेपर जो है 5 से जो है 7 बार फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, ये कहा जा सकता है। रिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को फिर से लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट इज
स्टॉकिंग ऑफ डिफॉरेटेड फॉर प्लांटिंग न्यू ट्री। तो क्या है, इट इज री स्टॉकिंग ऑफ डिफॉरेस्टेड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। री स्टॉकिंग मतलब जो जहाँ पे जंगल कट गए हैं उनको फिर से जो है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाना। जैसे ये जंगल रहा, कट गया हो गया, नए नए पौधे फिर से लगाना, ठीक है, उसी को क्या है, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिफॉरेस्टेशन करने के क्या क्या है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट न्यू प्लांट ऑफ सेम विच वेयर प्रेजेंट बिफोर। तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे नए पौधे लगाएं जो पहले यहाँ पर मौजूद रहे हों, ठीक है। ट्राई टू प्लांट द सेम और मोर नंबर ऑफ ट्री एज आर कट। तो हमारी कोशिश है कि जितने पेड़ कटे थे कम से कम उतना तो फिर से वहां पे लगाएं, या कोशिश है तो उससे ज्यादा लगाएं। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, इट इज अ नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्री टेकिंग प्लेस एट डिफॉरेस्टेशन सीट इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, नो ह्यूमन इन्वायरमेंट इन नीडेड इन दिस। तो अगर कहीं पेड़ पौधे काट लिया गया तो वहां पे उसको छोड़ दीजिए, वहां पे घर और ये सब मत बनाए, तो धीरे धीरे फिर से वह नए पौधे आ जाते हैं। तो इन्हीं को क्या नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब एक फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया, इट इज एक्ट इनिशिएटेड टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट सो दैट पीपुल इनहेबिटिंग दिस फॉरेस्ट कैन फुलफिल देयर बेसिक नीड। तो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया, ऐसा रूल बना दिया गया है कि वहां पे रहने वाले लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि पेड़ पौधों को कैसे काटना, नहीं काटना है, ठीक है, और बाहरी लोगों को वहां पे जाने पे रोका गया है। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थोड़ा सा हम लोग समरी देख लेते हैं। तो हम बायोडाइवर्सिटी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या है, ऑकरेंस ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड होल ऑफ देयर रेंज, देयर वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि किसी जगह पे तमाम इन्यूमरेबल, अनगिनत पेड़ पौधों का वहां पे मौजूद होना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्टिकुलर जानवरों को बचाने के लिए, नेशनल पार्क में इसमें जानवरों को बचाने पे कंसंट्रेट किया जाता है। इसमें क्या है, जानवरों पेड़ पौधों के साथ साथ जो है वहाँ पे जो पुरानी ऐतिहासिक स्थल है उनको भी प्रिजर्व करने का काम किया जा सकता है। और बायोस्फीयर ज़्यादा बड़ा है, देखिए ये छोटा होता है, ये उससे बड़ा होता है, बायोस्फीयर उससे भी बड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग जो रहने वाले पुराने लोग हैं उनको भी रहने की छूट होती है और उनको नेचुरल तरीके से वहाँ पे काम करने दिया जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, ये ध्यान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पार्टिकुलर जानवर को बचाने के लिए छोटा है, लेकिन नेशनल पार्क जानवरों के बचाने के साथ साथ वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ों को भी बचाने का काम किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में और बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे ये सारी दोनों चीज़ें तो होती हैं, इसके साथ साथ वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी उनको अपने तरह से रहने की छूट दी जाती है। बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द, वही है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांटों को फ्लोरा बोला जाता है, डिफरेंट तरह के प्लांटों को, और डिफरेंट तरह के पार्टिकुलर जगह पे डिफरेंट तरह के एनिमल्स को फ्यूमा बोला जाता है। इंडेमिक स्पीसीज एक पार्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं। इंडेंजर स्पीसीज जिनकी संख्या कम हो रही है। रेड डाटा बुक क्या है, रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्स स्पीसीज का रिकॉर्ड रखते हैं। माइग्रेशन क्या है, एक जगह से स्पीसीज का एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कराना, हर साल उसी को माइग्रेशन कहा जाता है। वी शुड सेव, यूज, रिसाइकिल पेपर, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन हमको करना है। फ्लोरा हम लोग ने बात कर लिया है, फ्यूमा कर लिया है, इंडेंजरिंग स्पीसीज की बात की। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, जो खत्म हो गए। स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल व्हिच आर ऑलरेडी बीन लॉस्ट, जो अब नहीं मिलते कहीं पर, या कहीं कहीं एक आध दो, जैसे क्या है, डोडो पक्षी था वो खत्म हो गया। इंडियन चीता, इंडिया में अब चीता एक भी नहीं है। पिंक हेडेड डक, ये भी नहीं है, ठीक है। थ्रेटेंड स्पीसीज जिनको खतरा है, स्पीसीज दैट इज लेबल टू बिकम एक्सटिंक्ट, ऐसे स्पीसीज जो खत्म होने वाले हैं। इट इज नॉट अलाउड टू रियलाइज इट्स फुल बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो थ्रेटेंड स्पीसीज खत्म होने वाले, ये खत्म हो गए हैं। इंडेंजर स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे
टाइप ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज क्या है, उसी के बेसिस पे ये बताया कि एक इंडेंजर स्पीसीज होता है, ए स्पीसीज ऑफ एनिमल। इंडेंजर किसको कहते हैं? ए स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट जिसका खत्म होने का खतरा है। इंडियन राइनासोर, एशियाटिक लायन। वर्नरेबल स्पीसीज जो इन पे खतरा मंडरा रहा है। वर्नरेबल स्पीसीज आर स्पीसीज एनिमल प्लांट विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर, तो इस ग्रुप में आने वाले हैं, ठीक है, जैसे चिंकारा, डियर, ब्लैक बग, गोल्डन लैंगूर। रेयर स्पीसीज whose populations are originally small and scattered in world, ऐसी स्पीसीज जिनकी जनसंख्या बहुत कम है और वो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। हमने बात कर लिया था नेशनल पार्क की, फिर से आ गया। प्रोटेक्टेड एरिया है, एक्सक्लूसिव फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये एरिया को सरकार जो है लेजिस्लेशन के द्वारा बनाती है, कानूनी संविधान में इसको संशोधन करके बनाती है। जैसे हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, और कई सेंचुरी। हंटिंग प्रोहिबिटेड, यहाँ पे शिकार नहीं किया जा सकता। सेट अप बाय गवर्नमेंट, ये सरकार जो है अपने आप से नोटिफाई कर दी, इसके लिए संविधान वगैरह में कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जाता, ऐसे ही कर देते। दीज आर ओनली प्रोटेक्टेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन की, कि यहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते। जैसे जलदब पारा, मदरी हाट वेस्ट, बहुत हैं ये तो, जलदब पारा, मदरी हाट वेस्ट बंगाल, केवला देवी, ठीक है, घाना इन भरतपुर केवल, ठीक है, राजस्थान में है। माइग्रेशन हम लोग डिस्कस कर लिया है। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।